नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल मुख्य मतलब गणना शुरू हो जाएगी, मतगणना है और जिसको कहते हैं दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये पता लग जाएगा कि कौन सरकार बनाने जा रहा है, कौन सरकार बनाने नहीं जा रहा है। हालाँकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बोलते हैं आज की तारीख में यूनियन गवर्नमेंट को, तो वो भारतीय जनता उसका मतलब ही हो जाता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी कि अ, वो किस तरह से मानस को प्रभावित करे, किस तरह से वो अ, जो जो रिजल्ट आ रहे हैं फाइनल उसको कैसे प्रभावित करे। पहली जून को आखिरी पोल होता है और 5 बजे से एग्जिट पोल की बाहर आ जाती है। अब जरा एग्जिट पोल का कुल 9 अलग-अलग बड़े-बड़े मतलब ये सब बड़े लोग हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इन 9 अलग-अलग एग्जिट पोल वालों ने ये बताया है कि 359 से लेके 401 तक। हालाँकि एक भाई साहब जो इस एग्जिट पोल में नहीं है, वो तो 450 बता दे रहे हैं एनडीए का। 359 से 401 तक एनडीए भाजपा की सीटें आ रही हैं। ये पहला बार आप अगर देखिए तो आपको ये लगता है कि नहीं, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ग्राउंड पे कुछ और आप देख रहे थे। 359 टू 401 अ, ये थोड़ा सबको इसको पचाने में दिक्कत हुई थी और परसों से जब से ये आया है, तब से सारे टीवी चैनल इसी को लेके सारी बातचीत कर रहे हैं कि देखिए वो हार गए और आप क्यों हारे और आप अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन वो ऑलरेडी ये मान के कि कौन हार गया और कैसे हो गया और क्यों दुर्गति थी। मैं अपनी बात बता दूँ, मुझे मेरे बहुत से दोस्त मित्र हैं, शुभेच्छु थे वो, उनके परसों रात से फ़ोन आने शुरू हुए, कल दिन भर आना शुरू किए। अंत में मैंने ये जब फ़ोन कोई उठाए और जैसे ही मैंने कहा भाई एक चीज़ बता दीजिए। सबके पास एक नुस्खा था। सबके पास ये था कि देखिए ये चुनाव तो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस हार गया। अगर मेरी बात माना होता, उस व्यक्ति की बात माना होता, तो उस व्यक्ति के पास एक ऐसा फ़ॉर्मूला था और एक ऐसी राय थी, जिसको अगर राहुल गांधी मान लिए होते, इंडिया गठबंधन मान लिया होता, तो शायद वो 543 में 543 सीट जीतता। लेकिन चूँकि उन व्यक्ति विशेष की वो राय नहीं मानी गई, इसलिए ये सब लोग निहायत बेवकूफ, निकम्मे, बिना काम के, कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं है, वो सारा सेंस हमारे उस मित्र के पास है। तो हमने कहा भैया अगर तुम्हें कोई राय की बात है तो जाके उनको राय दो, मुझे क्यों राय दे रहे हो? तुम्हें अगर कुछ ऐसा लगता है कि नहीं, नहीं तुम्हारे ये सब सजेशंस बहुत ही बढ़िया हैं, तो अपनी पार्टी बना लो। हमारे बहुत से लोग जो सेफोलॉजिस्ट थे या जो इस तरह की बात करते थे, उनको लगा कि मैं ही इसको जानता हूँ। उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई। हश्र क्या हुआ है ये हम और आप सब देखते हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये जो 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 पहली तारीख को जो कुछ भी हुआ, ये इसको एक तरह से समझिए, देखिए इलेक्शन अब थोड़े फ़र्क हो गए हैं। इलेक्शन अब केवल प्रचार नहीं है, अब इलेक्शन मैनेजमेंट है। वो मैनेजमेंट जो कई मैनेजमेंट के जैसे जैसे हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमारा एक ही डॉक्टर होता था, जनरल फिजिशियन। नाक में दर्द हो, कान में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, दिल में दर्द हो, कहीं दर्द हो, डॉक्टर साहब एक ही होते। अब यहाँ तक हालत आ गई है कि दाँत के डॉक्टर भी अलग, उसमें दाँत में भी कुछ 6-7 तरह के डॉक्टर, उसमें कोई इम्प्लांट करने वाला अलग, तो रूट कैनाल वाला अलग, तो बच्चों का दाँत वाला अलग, तो बूढ़ों के दाँत वाला अलग, डेंचर वाला अलग, मालूम नहीं क्या-क्या है। कान में कोई दाहिने अभी तक मैंने नहीं देखा, नहीं तो कोई अभी हो जाएगा कि दाहिने कान का अलग, बाएँ कान का अलग। उसमें स्पेशलाइज़ेशन इस हद तक होता जा रहा है। उसी तरह से इलेक्शन में भी जो मैनेजर जिनका पहले काम होता था कि भई डीज़ल ठीक से भर जाए, गाड़ियाँ हो जाए, एक आदमी रहता था कि भई उनका हिसाब-किताब तुम देखा करो। लेकिन अब वो नेशनल स्केल पे कोई अपने को चाणक्य बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये लोग इलेक्शन मैनेजर्स हो। और ये इलेक्शन मैनेजर पहले इलेक्शन मैनेजर का काम ये होता था कि भई आपने अपना जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो ठीक से भरा, उसके इनिशियल्स ठीक से लगाए इत्यादि। अब इलेक्शन मैनेजर को ये लगता है कि नहीं मेरा काम ये है कि मैं दूसरे का कैसे कैंसल कराऊँ। मैं दूसरे में को कैसे प्रभावित करूँ और इलेक्शन मैनेजमेंट होते-होते यहाँ तक हो गया है कि मैं अपने अधिकारियों को कैसे वहाँ पे पहले से उनकी नियुक्ति करवाऊँ और फिर उनसे बिना मतलब
जो बेबुनियाद, बिना सिर पैर की बातें हैं, उन सब चीज़ों को मैं उनसे करवाऊँ। तो वो तो एक इलेक्शन मैनेजमेंट होगा, उसमें कुछ लोग अपने को चाणक्य बात। दूसरा एक नया हो गया है वोटर्स मैनेज, जो वोट है, जो मतदाता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए। मैं कई बार इसको सार्वजनिक रूप से कह चुका हूँ, मैं कई मतलब इलेक्शंस का पार्ट रहा हूँ। तो वोटर मैनेजमेंट ये होता था कि भाई पर्ची पहुँच जाए, जिससे जब आदमी बूथ पे पहुँचे तो उसको देखने हो। दूसरा कभी-कभी कुछ वोटर अपने को ये मानते थे कि भाई आज तो मेरा दिन है, तो हम वो वैसे वो 365 दिन में हो सकता है 360 दिन अपने वाहन से चलते हो या अपनी साइकिल से चलते हो या पैदल चलते हो, लेकिन उस दिन उनका ये रहता था कि मतलब कैसे जाएँगे? कुछ इंतजाम बा, तो गाड़ियाँ लगती थी, वो कोई ट्रैक्टर, ट्रॉली अ, म जीप कुछ लग के होता था कि भैया उस वहाँ करो उनको। अब कुछ लोग लगते थे वोटर को निकालने के लिए। और ये माना जाता था कि अगर वो आपकी गाड़ी में बैठ के जा रहा है, तो उससे ये ईमानदारी मानी जाती थी कि अगर उसने आपकी गाड़ी को यूज़ किया तो आप ही को वोट देगा। वो वोटर मैनेजमेंट। लेकिन अब होते-होते हमारे और आपके घर में जिस तरह से मार्केटिंग की चीज़ें घुसी और जिस तरह से आपने बहुत से खराब पदार्थ, बहुत से खराब चीज़ों का इस्तेमाल सिर्फ़ इसलिए किया क्योंकि वो मार्केटिंग। अ, गोरे होने की क्रीम कितने कितनी ज़्यादा बिकती है इसका कोई वो नहीं, मेरे पास तुरंत वो नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि वन ऑफ द टॉप सेलिंग जो कॉस्मेटिक है वो गोरे होने की क्रीम। कितने लोग गोरे हुए। उसी तरह से गंजे से आपके बाल उगाने के कितने तेल और कितने क्रीम और कितने मरहम और कितने वो मिलती है। वो मेरे मैं अपने घर में बताया, मेरे भाई नहीं रहे, वो उनको ये था फौज में थे, बाल भाई हम लोगों का एक जेनेटिक्स कुछ है, बाल गिरते हैं। वो अपना 1 घंटा मतलब वो फौज की डिसिप्लिन की तरह 1 घंटा अपने सिर में तेल लगाते थे। अनूप तेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अनूप तेल था। उनको ये था कि ये आज नहीं तो कल ये निकलेगा तेल ज़रूर। एक कोई जानने वाले थे जब ये जब रामदेव लाला अभी नहीं हुए थे, जब बाबा रामदेव थे, तो इन्होंने बताया था कि नाखून ऐसे करने से आपके बाल निकलने लगते हैं। तो लोगों के नाखून झड़ गए लेकिन बाल नहीं निकले। उसी तरह से अब ये जो कम बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो इस वोटर के मन को प्रभावित करती हैं। तो वोटर के मन के साथ-साथ प्रभावित होने के साथ-साथ अब इन्होंने क्या शुरू किया है, जो नेक्स्ट स्टेप है कि जो वोट की गिनती, मतगणना और जो मत परवाने के प्रोसेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये लोग उनको भी इफ़ेक्ट करने के चक्कर में उनके उनको म उनकी कंडीशनिंग ये करने के हैं कि देखो जीत हम ही रहे हैं। अगर तुम किसी और को दोगे तो फ़ायदा क्या है? तो ये उस पूरे प्रोसेस को एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है, कितनी नहीं है, ये आपने देख लिया। इवन जो प्रोसेस है उसको इफ़ेक्ट करने की कोशिश में है। अ, ये सारे लोग जो यहाँ पे अपना और कह रहे हैं भाई अच्छा कुछ लोगों का मानना ये है, मैंने जब पूछा कि भाई ये क्यों? तो ये बताया गया कि नहीं, नहीं देखिए ऐसा है, टीवी चैनल की तो अपनी अब क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है, लेकिन ये जो आप जिनका देख रहे हैं ना, ये बड़े-बड़े लोग हैं देश के और इनकी अपने नाम की बहुत क्रेडिबिलिटी है। ये सारे लोग, ये सारा जब मैं बोल रहा हूँ तो सारे, और नाम क्या मतलब ये जितने 9 लोगों ने प्रेडिक्शन किया है, इनका प्रेडिक्शन उठा के देख लीजिए, बंगाल इलेक्शन में क्या किया था। रूट मेजॉरिटी के साथ बीजेपी की सरकार बना रहे थे ये सारे लोग। उसके बाद किसी ने एक्सप्लेनेशन दिया कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। ये सारे लोग मैं ये सिर्फ बात इसलिए कह रहा हूँ कि सारे लोग कर्नाटका में सरकार बना रहे थे बीजेपी। ये तेलंगाना में कभी ये वो नहीं दे रहे थे कैसे कांग्रेस जीत रही। लेकिन हुआ क्या इसके उल्टा। आपने कभी इनके यहाँ से कोई एक्सप्लेनेशन सुना, कोई ये सुना कि भाई ये इस वजह से हुआ मेरा ये नहीं कुछ नहीं। एक बात मैं बार-बार कहता रहता हूँ, मैं फिर रिपीट कर दूँ। 1977 से आज तक इलेक्शन में 2019 तक पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ इलेक्शन का। मेरी ये उम्र हो गई 47 साल से इसको समझता हूँ। मुझसे आज तक किसी किसी ये ओपिनियन पोल वाली एजेंसी और एग्जिट पोल वाली एजेंसी ने आज तक ना फ़ोन आया है, ना कोई मुझसे मिलने आया है, ना फॉर्म भराने आया है। और मेरे किसी जानने वाले ने भी आज तक ये नहीं कहा कि उसके पास कोई फ़ोन या जाने मेरे जानने वाले का जब मैं बोल रहा हूँ। वो सारे लोगों का ना ये किसके का करते हैं, कहाँ करते हैं, ऑफ़िस में बैठ के करते हैं। अब तो एआई आ गया है, वो और आसान कर दे रहा है इस सबको। दूसरा एक बड़ा कारण मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और समझिए, इन लोगों की कोई जवाबदेही नहीं। हमने कुछ कह दिया, अब कौन याद रखता है कि बंगाल में क्या बोला गया था?
19 नौ, नौ, नौ नाम है, 9 नाम में किसको याद रहेगा, किसको याद नहीं रहेगा। दूसरा, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। मतलब टेक्निकली आप अगर न्यूज़पेपर निकालने जाइए तो आरएनआई है, हम लोगों का भी एक है भई, एक कुछ कहीं न कहीं आपका एक रजिस्ट्रेशन हो। वो प्रभावशाली है कि नहीं है ये अलग बात है, लेकिन रजिस्ट्रेशन। उसी तरह से इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। कर दिया, अब कुछ बोल देंगे, अब जो करना है कर लीजिए। अब ज़रा एक चीज़ और कर लें कि ये एग्ज़िट पोल का मैं 2 दिन से पूछ रहा हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है? मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ओपिनियन पोल का एक पर्पज़ है, वो एक मार्केटिंग एक्सरसाइज़ होती है और वो जो भी ओपिनियन पोल हो रहा है, उससे वोटर प्रभावित होते हैं। अपना वोट किसको दें, इस निर्णय ये उनका निर्णय प्रभावित होता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो शायद इसीलिए होता भी है। और इस पे जो अब लाखों का खर्च नहीं, करोड़ों का खर्च जो इस पे किया जाता है और इसको इसको दिखाया जाता है कि बहुत क्रेडिटेबल है, बहुत इसकी गुणवत्ता बिल्कुल अच्छी है और हमने इतने लाख सैंपल किए, हमने इतने लाख सैंपल किए। ये सब होने के बाद भी एंड ऑफ द डे ये जो क्रेडिबल है या कितना है, ये ओपिनियन पोल एक वोटर को एक पार्टी विशेष के लिए प्रभावित करने का काम करते हैं और वो वहां से स्पॉन्सर्ड होते हैं। लेकिन एग्जिट पोल से क्या फायदा होगा ये मुझे आज तक कोई नहीं बता। एग्जिट पोल अभी तक मुझे ये समझ में आता था कि एग्जिट पोल एक एक्सरसाइज है। 2 दिन जैसे खाना जब खा लेती है मवेशी, तो वो जुगाली करता है, अपना चलाता रहता है, तो उसका रस लेता है। तो आप वोट दे चुके हैं, खाना खा चुके हैं, वोट पड़ चुका है, अब आप जुगाली कर रहे हैं, तो उस जुगाली के काम। मैं इसको एक और वो उदाहरण देता हूँ, लेकिन अब टाइम वो है, मेरे उस उदाहरण को और लोगों ने सुन लिया। तो पहला तो ये। दूसरा एक मनोरंजन है, 2 दिन आपको क्या दिया जाए तो आप यही देखते रहिए। वो मनोरंजन का काम भी करता है, इसमें भी दो राय नहीं है। हाँ, अब मैं जरा आपको एक चीज़ ये बताऊँ, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक अच्छा वो किया है और उन्होंने ये बताया है, ये खुलासा किया और अब बाकी लोग भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल है, जो हम और आप देख रहे हैं, ये 21 तारीख को 198 पेज का एग्जिट पोल ऑलरेडी बन गया था और ये बन के जिन लोगों को देना था उन लोगों को इसकी कॉपी भेज दी गई थी, 198 पेजेस। और अभी 115 सीट के पोल नहीं हुए। उस 115 सीट पे 65 सीट बीजेपी की जीती हुई सीट। उत्तर प्रदेश में लास्ट के 3 फेजेस में 41 सीट है। मैं उस पे भी आऊँ। तो जो जो उसका अहम सवाल है, उसपे 1-2 जो विषय जो उन्होंने कहा है, जो मुझे भी लगता है, उन्होंने ये बहुत साफ स्पष्ट किया गया है कि जो 4-5 क्षेत्रीय पार्टी जिनका बहुत अहम और महत्वपूर्ण रोल होगा 2024 की सरकार बनने में, उन सब लोगों को की पार्टीज को बहुत छोटा दिखाया जाए कि ये किसी काम लायक नहीं, ये किसी काम लायक नहीं, इनके पास सीट ही नहीं है। उसपे नंबर 1 पे ममता बनर्जी जी को बताया जाएगा 5-6 सीटें आ जाएंगी, 4-5 सीटें आ जाएंगी। मैं अभी भी इसको मान रहा हूं कि ममता बनर्जी की पिछली बार 22 सीटें थी, उनकी सीट 23 जरूर होगी। 35 होती है कि नहीं होती इस पर डाउटफुल है, लेकिन 22 का 23 जरूर होगी। इसके बारे में मैं अपनी निश्चित राय दे रहा हूँ। मैं लाइकली, मोस्ट लाइकली, आई थिंक सो, ये सब नहीं कह रहा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, ममता बनर्जी की 22 से 23 होंगी, 21 नहीं। उनको छोटा किया गया है, जिससे अच्छा उसका कारण भी मैं बताता हूँ। नवीन पटनायक को भी बहुत छोटा करके आका गया कि जैसे इनकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि अदरवाइज नवीन पटनायक की एक बड़ी सेव होगी अगर कोई भी पार्टी 5-10 सीटों से कम रह जाती है उस मैजिक फिगर के 272 के, तो इनकी एक वो जगन रेड्डी को बताया जाए कि उनकी या तो 1 सीट आ रही है या सीट ही नहीं आ रही, कुछ इस तरह से उनको। नीतीश कुमार कहा गया कुछ नहीं 3-4 सीटें आ रही। अगर उसी बिहार में बीजेपी की एक्स नंबर सीटें आ रही हैं और उतनी सीटें लड़के, तो नीतीश की 3-4 आ रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इन 4 खिलाड़ियों, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, जगन रेड्डी और नीतीश कुमार को बहुत कम के दिखाया करके आका जा रहा है और ये मैसेज दिया जा रहा है कि इनकी कोई रेलेवेंस नहीं। जबकि ये चारों लोग मेरे हिसाब से मोटा एक जो अगर बहुत मोटा आप अंदाज करिए तो ये कम करीब एनीथिंग बिटवीन 50 से 60 सीटें इन 4 के बीच में रहेगी। इन 4 किस तरफ जाते हैं, क्या जाते हैं, उसकी एक अहमियत रहेगी।
अगर बहुत ही कंजर्वेटिव आप होना चाहते हैं, मतलब बहुत ही कंजर्वेटिव होना चाहते हैं, तो 45 सीट रख लीजिए, लेकिन ये 45 से 55 सीट के बीच में ये 4 लोग कहीं न कहीं ज़रूर करेंगे। अब एक बात तो ये हो गई इनको। दूसरा एक और चीज़ सोचने वाली बात है कि ये सबका डेटा, जो मैंने पहले भी कहा कि 459 से 400 अरे 359 से 401 के बीच में क्यों होगा? डेटा में इतनी समानता। बाकी मैं वो जो केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि गुजरात में मतलब 25 में 33 सीटें कैसे मिल रही हैं, वो अलग बात है, लेकिन डेटा में समानता बहुत है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कई जगह जो नकल कराई जाती है उसका एक बड़ा, पहले लोग पर्ची देते थे, वो करते थे। अब जो ऑर्गेनाइज़ नकल के सेंटर हैं, वो ब्लैक बोर्ड बना देते हैं और उस ब्लैक बोर्ड पे पूरा आंसर लिख दिया जाता है, सब लोग उसको कॉपी कर लेते हैं। कुछ उस तरह का काम यहाँ पे भी लग रहा है कि ऐसा हुआ। तीसरा एक और चीज़ है जो आज जब मैंने शेयर मार्केट देखी, कुछ लोगों का कहना है कि ये बीजेपी में बहुत से लोगों का इस तरह का पैसा लगा है जो शेयर मार्केट में है, जो कहीं है, उनको एक एग्जिट रूट भी दिया गया। 2000 पॉइंट एक दिन में, 2000 पॉइंट से ऊपर एक दिन में शेयर मार्केट का उछाल, कुछ बहुत बड़ा उछाल है। मैं डिस्क्लेमर ये कर दूं, मैंने भी अब इस समय अपना कुछ शेयर थे उनको निकाला। हमने कहा भाई ये तो तय है कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट है वो नहीं है, लेकिन इस बहती गंगा पे मैं भी हाथ धो। मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि डेटा में समानता है। फिर एक चीज और जान लीजिए, एक काम और कर रहा है, माहौल बनाने का काम ये पूरी तरह से कर रहा है। और ये हम आप अगल बगल आपके पास फोन आ रहे हैं, ये होगा ऐसा तो हो नहीं रहा है, जमीन पे तो कुछ और दिखाई दे रहा है, वोटर तो बहुत गुस्सा है, लेकिन ये दिखा रहे हैं 400 के करीब आ रहे हैं, 400 के, ये कहीं कुछ नहीं है, केवल माहौल और माहौल बनाया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। अधिकारियों के ऊपर इनडायरेक्टली एक माइंड गेम से प्रेशर बनाया जा रहा है कि ऐसा हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूपी स्पेसिफिक बाद में आऊंगा। एक चीज और मैं बता दूं कि जो जो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी 400 सीटें आ रही थी, जो आपको पता था, जो आपको आज से 4 महीने पहले पता था, जब आप पार्लियामेंट में अनाउंस कर रहे थे कि हमारी 370 पार और 400 की बात कर रहे थे, अगर आपको ये पता था, तो आप नॉमिनेशन को जिस ढंग से लोगों को नॉमिनेशन नहीं करने दे रहे थे, उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करवा रहे थे, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मुजरा से लेके मंगलसूत्र छिनवाने की बात और मालूम नहीं क्या क्या अनाप शनाप कर रहे थे, और उन सारे भाषणों से, उन सारे शब्दों से को इस्तेमाल करने से उनका सम्मान बढ़ा नहीं है किसी भी तरह से। मतलब जो उन्होंने जितने अमर्यादित ढंग के भाषण दिए हैं, उससे उनका उनका या पार्टी का क्या फायदा हो नहीं मालूम। तो जो ऊल जलूल बोल रहे थे, वो भी मेरे ख्याल में अगर उनको होता कि 400 सीटें वो मैनेज कर लिए, तो इस तरह की बातें नहीं कर रहे। अब मैं एक एक जगह और कह दूं कि विपक्ष ने थोड़ी मैच्योरिटी दिखाई है। 2 चीजें हो गई हैं। एक तो विपक्ष चौकन्ना हो गया है, दूसरा खड़गे जी ने अगर 295 सीट का फिगर बोला है, 295, तो मैं खड़गे जी को ये मानूंगा कि वो एक गंभीर राजनेता है और वो कोई ये 400 पार और इस तरह का जुमला फेंकने वाले नेता नहीं रहे। तो अगर वो 295 बोल रहे हैं, तो वो 285 हो सकता है, वो 280 हो सकता है, वो 275 हो सकता है, वो 270 हो सकता है, लेकिन 275 125 होगा, ये मैं मानने को नहीं तैयार। दूसरा ये भी हुआ है कि कांग्रेस और इन सब लोगों ने बिल्कुल ठीक से, जिसको कहते हैं ना, मुंह तोड़ जवाब दिया है। कांग्रेस ने अपने सारे नेताओं की एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग करके उस वेबिनार को सार्वजनिक कर दिया है, प्रेस को दिया है, जहां वो एक एक नेता से पूछ रहे हैं कितनी सीटें। और अगर डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मैं 17 से 22 सीटें ला रहा हूं कर्नाटक से, तो मैं बात डीके शिव कुमार को मानूंगा कि वो 17 से 22 सीटें डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने एक एक अपने अध्यक्ष से ये बात करके उसको किया है। दूसरा, उन्होंने, जैसे केजरीवाल साहब ने कहा है, एक तरह से सारी जगह ये हो गया है, चाक चौबंद हो गए। अखिलेश यादव का भी ट्वीट आ रहा है कि बिल्कुल इलेक्शन जहां काउंटिंग होगी वहां हम सब लोग डटे रहेंगे। अजय माकन ने जब इलेक्शन कमीशन को ट्वीट करके कहा कि साहब ये जो असिस्टेंट एआरओ जो होते हैं, रिटर्निंग अफसर होते हैं, जो बेसिकली जिस दिन मतगणना होती है, जो उस टेबल पे बैठते हैं, उसको एआरओ टेबल बोला जाता है। आरओ मतलब डीएम साहब मेन आरओ की टेबल पे बैठे रहते हैं। उस एआरओ टेबल पे
अजय माकन का कहना ये था कि ये लोग जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका एजेंट नहीं बैठेगा, ट्रेडिशनली वहाँ हरदम एजेंट बैठता है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्लैरिफिकेशन दिया, नहीं, वहाँ इलेक्शन एजेंट आपका काउंटिंग एजेंट बैठेगा, इसमें कहीं कोई नहीं। तो इस तरह से अपने अपनी पेशबंदी भी विपक्ष कर रहा है, अपनी चाक चौबंद वो हो रहा है। और अंतिम बात मैं अपना इसलिए कह के इसको खत्म कर रहा हूँ, मैं जो मैंने 16 अप्रैल को कहा था, जो मैंने 7 मई को कहा था, जो मैंने फिर 20 या 22 मई को कहा था, और फिर जो मैंने अपनी फाइनल फिगर 1 जून के एग्जिट पोल पे दी थी, मैं उस पे आज भी कायम हूँ। मेरे हिसाब से जो फाइनल फिगर है, जिसको मैंने 1 जून के एग्जिट पोल में दिया था, एनडीए 242, अब प्लस माइनस कितना होता है ये देखने वाली बात होगी, आप प्लस माइनस जो भी कर लीजिए। और इंडिया गठबंधन 277 प्लस माइनस कर लीजिए। मैं अभी भी एनडीए से इंडिया गठबंधन की काफी लीड मान रहा हूं। और ये जब मैंने कहा था तो एक और ध्यान याद रखिएगा, मैंने कहा था इंडिया गठबंधन मिनिमम 277 और एनडीए मैक्सिमम 242। एनडीए के लिए मैक्सिमम था, इंडिया गठबंधन के लिए मिनिमम था। ये एक फर्क ध्यान रखिएगा। और दूसरा, मैं उत्तर प्रदेश के लिए आज भी उस दावे के साथ खड़ा हूं जिस दावे में मैंने 31 मई को डिटेल कंस्टिट्यूएंसी वाइज लिखा था कि किस कंस्टिट्यूएंसी में किसकी एडवांटेज है और कहां फाइट है। उस दिन भी ये था कि 35 सीटों पे 35 सीटों पे इंडिया एडवांटेज है, 18 सीटों पे एनडीए एडवांटेज है और 26 सीटों पे फाइट है। ये मेरी उस दिन की एनालिसिस थी। जितना उस दिन था उतना ही आज भी हूं। और आज भी मैं ये कह रहा हूं कि 35 सीट पे इंडिया गठबंधन आगे रहेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 18 सीट पे एनडीए आगे रहेगा और 26 या 27 सीट पे फाइट है। वो फाइट किस तरफ जाएगी ये देखने वाली बात होगी। और अब तो 12-14 घंटे में मेन रिजल्ट आने लगेंगे और ये देखने वाली बात होगी कि उसके बाद हम लोग अगर 400 सीटें आ रही हैं तो शायद आज या कल ये हम लोगों का एज अ पॉलिटिकल चैनल उसके बाद कितना कहने दिया जाएगा, कितना बोलने दिया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। और मैं अभी भी उसका हूं कि 400 सीटें कहीं से भी दूर दूर तक नहीं आ रही हैं, क्योंकि लोकतंत्र मेरे हिसाब से अभी भी इस देश में जिंदा है। थैंक सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।